और बड़ी खबर आ रही है, शेख हसीना के बेटे का बड़ा बयान, बांग्लादेश अगला पाकिस्तान होगा। ये बड़ा बयान दिया है शेख हसीना के बेटे सईद वाजिद की तरफ से। ये बयान आपको बता दें कि जी मीडिया से बातचीत करते समय ये बयान दिया गया है और अल्पसंख्यकों पर हमले की ओर इशारा कहीं ना कहीं ये किया गया। तो बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनेगा और ये बात काफी हद तक सच भी साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां जो विरोध प्रदर्शन हुआ था इसमें जो इस्लामिक वहां पर कट्टरपंथी हैं उनका अहम रोल रहा है और जिस तरह से वहां अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं, ऐसे में शेख हसीना के बेटे की कही गई बात काफी हद तक सच लगती है। सिवाज साहब, शेख हसीना के बेटे की बात जो है कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनेगा, अनफॉर्चुनेटली ये सच साबित होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, देखो चंदन, हिट द नेल ऑन द हेड। और यही लग रहा है कि जिस प्रकार से वहां पर सिचुएशन है और जो सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है, वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भारत के साथ उसके रिलेशन में अभी छोटा सा खटास आएगा और ऐसा लगता है वो पाकिस्तान के जैसे हालात की तरफ जाएगा। एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ेंगे, हिंदुओं के अगेंस्ट वायलेंस होगा, माइनॉरिटी जो हैं वो काफी नुकसान में रहेंगी। और जो भी गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि वो प्रो इंडिया बनेगी, अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट है, स्पेशली खालिदा जिया का उसमें बड़ा रोल होगा, वो काफी अगेंस्ट है भारत के। और पाकिस्तान और चीन की जो दखल अंदाजी वो ज्यादा होगी। ISI ने ये फंड करा के जमात इस्लामी के थ्रू ये सब की सब ये जो कार्रवाई कराई है, इसमें कोई शक नहीं। तो अभी भारत को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमारे बॉर्डर हैं उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है वहां से रिफ्यूजी भी भारत की तरफ आए, क्योंकि ऐसा सोचा था कि जब अभी आर्मी ने ऑलमोस्ट टेक ओवर कर लिया है, जनरल जवान ने कर्फ्यू बढ़ाया, मगर अभी भी वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक बांग्लादेश में वायलेंस नहीं रुकेगा तब तक जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत वल्नरेबल है। क्योंकि जब भी वायलेंस लगातार भारत की भूमिका की भी बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या असर भारत पर पड़ेगा इसका, क्योंकि इसके पहले की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे कंपैरिजन में हमारा बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन यहां अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो चाइना और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो कि मैनिपुलेटिव रहे हमेशा, और एक बार फिर से ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश हुई और ये सफल भी होते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखो सच्चाई क्या है जिया, कि हमने पूरे एक ही बास्केट में रखे थे बांग्लादेश में। हमारे लिए बेस्ट बेट थी शेख हसीना, जो 15 साल से रूल कर रही थी, भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हो रहे थे, हमारा इन्वेस्टमेंट वहां बहुत हो रहा था, हमारा ट्रेड बहुत बढ़ गया था, हमारी कनेक्टिविटी वहां बहुत बड़ी थी, मिलिट्री कॉन्टैक्ट। मगर जब एक बार शेख हसीना चली गई तो फिर हमारे पास जो बी प्लान नहीं है। ये एक दुख की बात है कि हम जो बी प्लान इन द सेंस हमारे रिलेशन खालिदा जिया या बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कैसे, ये अभी हमें दोबारा बनाना। बिल्कुल, भारत के पास कोई बी प्लान नहीं था और ऐसे में भारत की अब क्या स्ट्रेटेजी हो। हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत, बांग्लादेश के हालात को लेकर के भारत सरकार की ओर से निश्चित तौर पर अभी इस पर नजर बनाई हुई है, क्या जानकारी मिल रही है बांग्लादेश से अभी? देखिए, आज एक तरफ से पहला दिन है जब हमने देखा है, जब कल डेवलपमेंट हुई है, और आज जो वायलेंस है क्या रिड्यूस होगी वो देखने वाली बात होगी। माइनॉरिटीज पे अटैक की खबरें आ रही हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई शेख हसीना के पुत्र के साथ और उन्होंने कहा कि कैसे एक तरफ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो वायलेंस हो रही है उससे एक बांग्लादेश की जो छवि थी, इकोनॉमिक ग्रोथ की और एक कहीं डेवलपमेंट जो बांग्लादेश में हुई था, वो अब रिवर्स हो सकता है। उन्होंने ये तक भी कहा कि बांग्लादेश अब अगला पाकिस्तान बन सकता है। तो काफी हालात कि शेख हसीना क्या भारत छोड़ के अपने नेक्स्ट गंतव्य की तरफ जाएंगी या अभी भी भारत में रहेंगी? अभी तक फिलहाल मैं ये बोल सकता हूँ कि शेख हसीना इस वक्त भारत में ही है। जी सिद्धांत, आप हमारे साथ बने रहें। राणा जॉय जुड़ चुके हैं बांग्लादेश बॉर्डर से हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। राणा, अगर बात की जाए भारत सरकार की ओर से तो किस तरह की चौकसी बरती जा रही है बांग्लादेश सीमा पर? राणा जॉय से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सिद्धांत, इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किसी तरह का संवाद स्थापित करने की वहां की सेना से, या फिर वहां जो अभी हालात हैं, अभी तो ये पता भी नहीं है कि वहां कौन लीड करेगा, तो ऐसे में भारत सरकार जो है कोई संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रही है, कम्युनिकेशन? तो अर्ली है इस बात पे कमेंट करना, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि वहां पे कोई एक तरफ से एक लॉजिकल गवर्नमेंट नहीं है। कल हमने प्रेसिडेंट के द्वारा एक स्टेटमेंट देखी जिसके तहत
जो उनकी पार्लियामेंट है उसे डिसॉल्व कर दिया गया है। इसके अलावा अभी ये देखने वाली बात होगी जो भारतीय हैं, करीब 8,000 भारतीय इस वक्त बांग्लादेश में, उनके हालात क्या हैं, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे मॉब वायलेंस हो रहा है और सिचुएशन कैसे एक तरफ से नॉर्मल होगी वो देखने वाली बात होगी। पर कहीं ना कहीं भारत के उससे मैसेज साफ सीधा होगा कि कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करा जाए। भारत की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। मैं ये आपको बता दूं, बस हमने अब कल देखा कि कैसे शेख हसीना के साथ मुलाकात हुई थी एनएसए अजीत डोभाल की, और आज भी देखने वाली बात होगी कि क्या कोई हाई लेवल एंगेजमेंट होगी। ये भी आंकड़ा लगाया जा रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट देते हैं। बिल्कुल, इस पर हमारी नजर रहेगी। AK सिवाज जी, सवाल यही है कि आज क्या कुछ होता है, शेख हसीना कहां पर जाती हैं, लेकिन उसके पहले अगर हम भारत के इतिहास की बात करें, इसके पहले मैं एक बार बॉर्डर पर लिए चलती हूं, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर के बीच में जो स्थितियां हैं, और AK सिवाज जी, हम देख रहे हैं कि अब ये खतरा भारत के ऊपर है कि वहां से शरणार्थी यहां पर आएंगे, कुछ घुसपैठिए आ सकते हैं, कुछ ऐसे तत्व जो भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आएंगे। ये एक बड़ा खतरा है अभी। बिल्कुल खतरा है। देखो, आप दो खतरे हैं। एक, बॉर्डर पे अगर आप देखें, पहले तो वहां पर 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्याज हैं जो कि रखाइन प्रोविंस से हैं, वो 7-8 साल से हैं, और उनके ऊपर भी प्रेशर, वो रोहिंग्या भारत की तरफ आने की बहुत कोशिश करते हैं, और ये मुझे लगता है एक बड़ा मौका होगा उनके पास, वो कोशिश करेंगे भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की। और दूसरे जो हैं शरणार्थी आ सकते हैं, जिस प्रकार से वायलेंस बढ़ता जाएगा, अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट या आर्मी कंट्रोल नहीं कर पाई, तो आप देखेंगे रिफ्यूजी जो हैं वो भारत की तरफ आ सकते हैं, और उसमें के अंदर कुछ ना कुछ इन्फिल्ट्रेटर और एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स है भारत के अगेंस्ट, वो भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा है। और हमारे सहयोगी राणा जॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर के पास से रिपोर्ट कर रहे हैं। राणा, क्या स्थिति है वहां पर, किस तरह के हालात बने हुए हैं और किस तरह की चौकसी बरती जा रही है भारतीय एजेंसियों की ओर से? पहले हम बता, जो मालदा के इंग्लिश बाजार का जो सीमांत है, मैदीपुर सीमांत में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर जो देखा जा रहा है, बीएसएफ ऑफिसर जो लोग हैं, वो लोग तैनात है यहाँ पर बॉर्डर के पूरा 172 किलोमीटर मालदा जिला का बॉर्डर है। इसमें 30 किलोमीटर लिवर साइड है, का बॉर्डर है। इस पूरे एरिया में डोमिनेट कर रहे हैं बीएसएफ का जवान, और जो तैनात है, रात से तैनात है। कल के पॉलिटिकल जो एजेंडा हुआ है बांग्लादेश में, जो हलचली मची है, उसके बाद से ये लोग तैनात हुए। राणा, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ सलीम रेजा जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता ढाका से। सलीम, क्या स्थिति है अभी ढाका में, क्या सिचुएशन वहां पर है सरकार को लेकर, अंतिम सरकार को लेकर के, और वहां जो वायलेंस हो रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? चंदन, कल रात 3 बजे ढाका की एक पुलिस थाने का नाम है बड्डा, वहाँ पे कुछ लोग जो है, शायद वो आतंकवादी हो सकते हैं, ये थाने में हमला किया। उसमें 12-13 पुलिस लोग हैं आर्म्स के साथ, तो उन्होंने उन लोगों के ऊपर हमला किया, और थाना जो है, पुलिस स्टेशन जो है, वो बाड्डा थाना है ढाका सिटी में, उनको जला दिया। उसके अंदर जो है, उसके पास जो बुलेट प्रूफ जैकेट, पुलिस को जो चीज है, जो कान है, जो भी है, सब लेके गया। और पुलिस वाले को वहाँ पे एक रूम में ताला दे के लिखा। और इसके साथ साथ और भी एक बात है, जो इन्होंने, जब ये खबर मिला बांग्लादेश आर्मी के पास, तो आर्मी टैंक लेके आया वो बड्डा थाना में। आने के बाद वो वहाँ पे जो 12-13 जो पुलिस लोग कर्मी जो वहाँ पे फंसा हुआ है, उनको रेस्क्यू किया। और पूरा रात में ढाका सिटी में आर्मी ने पूरा घेर रखा है। कोई ऑकरेंस है तो इसीलिए वो रोक सकते हैं, इसीलिए आर्मी पूरा ढाका सिटी में घूम रहा है। सलीम, क्योंकि अभी खतरा यही मंडरा रहा है माइनॉरिटीज को लेकर, और साथ ही कुछ मंदिरों पर, हिंदुओं पर हमले भी यहाँ पर हुए, अभी क्या स्थिति है इस पूरे मामले को लेकर? जी, 11 मंदिर में, बांग्लादेश में 11 मंदिर में हमला किया है। कुछ हमला वाले जो आंदोलन का, वो कह रहा है ये आंदोलन, लेकिन वो जो आंदोलन नहीं है, वो शायद कोई दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, लेकिन पुलिस ने ये खबर अभी तक पुष्टि नहीं किया कौन हमला किया है। लेकिन बांग्लादेश में 11-12 मंदिर में हमला किया है, तोड़फोड़ किए है, और यहाँ पे जो पैसा जो है मंदिर के अंदर सब ये लूट कर लेके गया। आपसे और भी हम जानकारी लेंगे। इस बीच हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल ने शेख हसीना के बेटे से फोन पर बात की है, एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाते हैं आपको।
The developments in Bangladesh are terrible. I mean, if you look at it, it's anarchy. You've got, you have no rule of law. You have mobs running the street, vandalizing homes, factories, and from what I've heard, now they're attacking the militants are attacking minorities and Hindu temples. So Bangladesh is actually in a state of anarchy. Sir, have you spoken to your mother, sir, who is in India right now? Yes, I spoke to her this morning. Okay, sir. She's in good spirits, but she is very, very disheartened and very disappointed at the people of Bangladesh. After all she has done, after all the development, Bangladesh is now going to become the next Pakistan. And any plans for her to return anytime soon, sir? No, absolutely not. She is 77 years old. This was going to be her last term. She was going to retire after this anyway. So they are now hunting our Awami League leaders. And the interim government doesn't even include the Awami League. So why would we bother? And any plans for people have made their choice, and they will get the leadership they deserve. So any plans for you to join politics in future? Nope. My family has been through this 3 times, 3 coups. After this, we are done. We are tired of saving Bangladesh. Bangladesh can handle its own problem now. It's not our problem. So we have also seen the visuals of Sheikh Mujibur Rahman, the statues being vandalized. How do you see these developments as? I see that as the people of Bangladesh being very ungrateful. They're very, very ungrateful, and they deserve the leadership they get. It's their problem. Not mine anymore. So from your sound, it looks like that you're very, very disheartened today. It looks like a very disheartening day for you. Absolutely. Of course it is. Of course it is. Because I myself have helped modernize Bangladesh, digitize Bangladesh, bring it into the 21st century. I have worked so hard myself without any pay from the government of Bangladesh. I worked as an honorary advisor. I did not take a penny from the government of Bangladesh. And I built digital Bangladesh. My mother turned the country around from a poor country into a middle-income country. And in history books, Sheikh Hasina's term will always be remembered as the golden age of Bangladesh, because it was as good as it's going to get. After this, it's all downhill. Is there any message to the international community? No, because the international community was busy criticizing my mother for this and that. So now enjoy. Watch the minorities getting killed. This is what you wanted. You didn't want Sheikh Hasina? Fine. This is what happens without Sheikh Hasina in Bangladesh. And do you trust the interim government to bring any semblance in Bangladesh?